गौरवशाली इतिहास बताने से ही केवल हमारा काम नहीं होगा, बल्कि वर्तमान में जो विलन लोग हैं, वर्तमान में जो भारत के दुश्मन हैं, विरासत के दुश्मन हैं, उनको भी एक्सपोज कीजिए। साथियों, आज महान इतिहासकार, महान संशोधक, विश्व स्तरीय आर्कियोलॉजिस्ट सर मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम साहब का आज स्मृति दिन है। यह स्मृति दिन हर भारतीय को, हर मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए। मेजर जनरल कनिंघम महोदय का आज का जो भारत दिखाई दे रहा है, या मूल भारत की पहचान दुनिया के सामने, केवल भारतीय लोगों के सामने नहीं, बल्कि दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का बहुत बड़ा योगदान कनिंघम महोदय को जाता है। कनिंघम महोदय का जीवन आलेख अगर देखा जाए और उनका जीवन कार्य का अगर इतिहास देखा जाए, तो कनिंघम महोदय का जन्म 23 जनवरी 1814 को हुआ है। और उनका जो मृत्यु है कनिंघम महोदय का 18 नवंबर 1893 को हुआ है। लगभग 79 ईयर की जिंदगी कनिंघम महोदय को मिली और 79 उम्र तक उन्होंने शोध कार्य किया, प्राचीन भारत की पहचान को उजागर करने का बहुत महनीय कार्य उन्होंने किया। भारतीय लोगों को कनिंघम महोदय को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहिए, या उनकी स्मृति को केवल उनके जन्मदिन या जयंती के मौके पर उनकी याद नहीं करनी चाहिए, बल्कि 365 दिन उनके महान कार्य को याद करना चाहिए। उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है। सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा ही तथागत बुद्ध और प्रियदर्शी सम्राट अशोक, इनके महत्वपूर्ण स्थलों को ढूंढा गया। या ये कहा जाए कि बौद्ध भारत की खोज करने का पूरा श्रेय सर मेजर जनरल कनिंघम को दिया जा सकता है। आज जो बोध गया, आप बिहार जाते हो तो बोध गया का
जो महाविहार आज आपको दिखाई देता है भौतिक रूप में, उसका पूरा का पूरा श्रेय कनिंघम महोदय को है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम महोदय पेशे से इंजीनियर है और ब्रिटिश सेना में वो पेशे से इंजीनियर है। भूगोल तज्ञ है और उन्होंने सर प्रिंसेप जी के साथ भी काम किया। वही प्रिंसेप है जिन्होंने सम्राट अशोक के लिपि को डिकोड किया, उसको पढ़ा और उनके शिष्य बनकर प्रिंसेप जी के बाद भारतीय प्राचीन परंपरा की खोज करने का काम कनिंघम महोदय के द्वारा किया गया। कनिंघम महोदय इतना एक्यूरेट प्राचीन बौद्ध विरासत पर दावा क्यों कर पाते थे? उनके जो रिपोर्ट्स है वो इतने एक्यूरेट, निष्पक्ष क्यों माने जाते हैं? तो उन्होंने बौद्ध साहित्य का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। बौद्ध कल्चर के वो ज्ञाता थे। कनिंघम महोदय के द्वारा ही भिल्सा स्तूप को ओपन किया गया, उसका रिपोर्ट उपलब्ध है। कनिंघम महोदय द्वारा ही सांची स्तूप का अध्ययन किया गया। कनिंघम महोदय द्वारा ही भरहुत स्तूप का अध्ययन किया गया और भरहुत स्तूप का जो एंटिक्विटीज है, महत्वपूर्ण पुरा भिले के पूरा आर्कियोलॉजिकल अवशेष है, उसको विधर्मी लोग अर्थात ब्राह्मणवादी लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल उत्खनन करके छोड़ा नहीं जा सकता, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसलिए भरहुत स्तूप के सारे स्तूप के अवशेष, गेट कमान के अवशेष, उन सारे प्राचीन शिल्प अवशेष को भरहुत, मध्य प्रदेश के भरहुत से कोलकाता के रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी में आकर उसको प्रिजर्व किया। क्योंकि जब अमरावती का स्तूप का एक्सकवेशन किया गया था तो विधर्मीय लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने उन अवशेषों को चुराया था, उन अवशेषों के साथ गलत व्यवहार किया गया था। तो सम्राट अशोक के प्राचीन अवशेषों को, तथागत बुद्ध के रिलिक कास्केट को या स्तूपों को ढूंढने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम, ऐतिहासिक योगदान भारत में सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा जितना किया गया है, उनकी तुलना में आज तक कोई आर्कियोलॉजिस्ट उनके लेवल का नहीं हुआ है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि मेजर जनरल कनिंघम महोदय का इतिहास
चंद लोगों को मालूम है, आर्कियोलॉजी का पढ़ाई करने वाले लोगों को मालूम है। और आर्कियोलॉजी में जो डिग्रियां हासिल करते हैं, एकेडमिक डिग्रियां हासिल करते हैं, वो मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग उनकी स्मृति को याद करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा जो कार्य किया गया, उसमें महत्वपूर्ण कार्य यह है कि शाक्य मुनि बुद्धा के विभिन्न स्थलों को ढूंढने में वो सफल रहे। उसमें महाबोधि महाविहार है। महाबोधि महाविहार पर ब्राह्मणवादियों के द्वारा आज कब्जा है। हमने 22 अक्टूबर को बोध गया मुक्ति आंदोलन के तहत बड़ी जनसभा किया था और उस काले कानून को जला दिया था, जिस काले कानून के तहत महंत ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा बोध गया पर है। उस कार्यक्रम के पश्चात देश भर में, विदेशों में भी खलबली मची हुई है कि बड़ा आंदोलन होना चाहिए और बोध गया को ब्राह्मणों के हाथों से मुक्त करना चाहिए। जब 1890 में मेजर जनरल कनिंघम का बोध गया का एक्सकवेशन रिपोर्ट सामने आया, उस रिपोर्ट से केवल बोध गया का ही मामला हल नहीं होता, बल्कि समूचे भारत में बौद्ध स्थल का मामला हल होता है। जो जो ब्राह्मणों के प्रसिद्ध मंदिर है वे पहले बौद्ध विहार थे। मेजर जनरल कनिंघम ने जब महाबोधि महाविहार का उत्खनन किया, लॉर्ड कर्जन भी इस विवाद को हल करना चाहते थे, क्योंकि बौद्ध राष्ट्रों के द्वारा बड़ा दबाव भी बन रहा था और महंत इस बात के लिए राजी नहीं था। अनागरिक धर्मपाल की उसने पिटाई की थी, उनका सर फोड़ा था, उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया था। इसलिए यह मामला गुलाम भारत में इंटरनेशनल मामला अगर बन जाएगा तो ब्राह्मणों को और ब्रिटिश लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो ब्रिटिश लोगों ने अपना साम्राज्य दुनिया से खत्म ना हो जाए इस प्रेशर के कारण, इसलिए इसका उत्खनन करने की बड़ी जिम्मेदारी कनिंघम महोदय को लगाई थी। उन्होंने जो उत्खनन किया, उस उत्खनन में अशोक पूर्व ही, बुद्ध के समय में ही महाबोधि महाविहार का निर्माण हुआ था। इसके अवशेष ढूंढे, मगर प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार को भेंट देकर वहां पर वज्रासन, बोधि वृक्ष के पास वज्रासन को स्थापित किया था और काल समय के साथ साथ विधर्मियों के अटैक के बाद वज्रासन भी मिट्टी में दब गया था। उस वज्रासन के ढूंढने के कारण महंत ब्राह्मण का दावा खारिज हो गया और क्लेम बुद्धिस्टों का हो गया। सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा जो उत्खनन में बहुत सारे बुद्धिस्ट अवशेष मिले, आज वो बोध गया म्यूजियम में संग्रहित है, आप उसे देख सकते हैं।
मगर उन्होंने जो रिपोर्ट प्रकाशित की, उस रिपोर्ट में यह बात साफ जाहिर तौर पर लिखी गई है कि शशांक नामक ब्राह्मण ने बोधि वृक्ष को जलाया था। यानी बौद्ध बोधि वृक्ष के या बौद्ध विहार के दुश्मन ब्राह्मण लोग थे, इसका लिखित रिकॉर्ड है। बंगाल का ब्राह्मण राजा था, राजा शशांक। उसके साथ ही साथ ये भी एविडेंस दिए गए कि ब्राह्मणों का कब से वहां पर कब्जा होना शुरू हुआ, और उसमें यह बात भी जाहिर तौर पर बताई गई है कि ब्राह्मणवादी लोगों ने बुद्ध स्तूपों को तोड़ मरोड़ कर शिवलिंग में तब्दील किया। खासकर की जो मेन टेम्पल है, महाबोधि महाविहार का जो मेन टेम्पल है, उसके अंदर जो ओटी स्तूप था, मन्नत का स्तूप था, उसको ऊपरी हिस्सा घिस घिस कर उसे शिवलिंग में तब्दील किया गया था। बुद्ध पद को ही बाद में ब्राह्मणों ने विष्णु पद कहा था, और बौद्ध अवशेषों को ही तोड़कर ब्राह्मणों ने गया में पिंडदान करने का या श्राद्ध करने का सेंटर बनाया था बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में। और ब्राह्मणों ने यह बात प्रचार में लाई थी, उनके पुराणों के माध्यम से भी ये बात जाहिर की गई कि वहां गया में एक असुर रहता था, उसका नाम गयासुर था, और उसका सर, उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि उसका सिर जब हिलता था तो पूरा ब्रह्मांड में कंपन हो जाता था। तो देवतागण दुखी हो गए, तो एक देवता उसके सिर पर बैठ गया, फिर भी वो रुक नहीं पा रहा था। तो सारे देवता उसके सिर पर बैठ गए, 33 करोड़ देवता गयासुर के सिर पर बैठ गए, फिर तब जाकर उसको जमीन में गाड़ा गया। ऐसी बकवास बातें पुराणों में बताई गई है। और गयासुर के सिर में इतनी ताकत क्यों है? ब्राह्मणों ने पुराणों में बुद्ध को ही असुर कहा है और गयासुर कहा है, और उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि उसके तीव्र बुद्धि के तेज के कारण ब्राह्मणवाद जड़ से हिल गया था। तो ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में गया सेंटर बनाया, बौद्ध गया को काउंटर करने के लिए गया सेंटर बनाया। फ्रांसिस बुकानन महोदय का कहना यह, जब वो 1812-13 में मगध में दौरे पर आए थे और उन्होंने बौद्ध गया का विजिट किया था, तब उनका यही कहना है, वहां के क्षत्रिय बौद्ध ने फ्रांसिस बुकानन को यह बात बताई थी, और उन्होंने ये बात अपने सफरनामे में दर्ज की है कि गया का विष्णु मंदिर के पूर्ण अवशेष ये बौद्ध गया के अवशेषों को तोड़कर बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि बौद्ध गया का विशाल विहार कितना बड़ा होगा कि उसके अवशेषों को तोड़कर गया में विष्णु का मंदिर बनाया। फ्रांसिस बुकानन एक बहुत प्रोमिनेंट हिस्टोरियन माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार लोग उसकी बात को डिनाई नहीं करते।
तो कनिंघम महोदय के रिपोर्ट के माध्यम से एक बात और एक सामने आई, और वो बात यह है कि आज का जो बोध गया का मुख्य विहार है, टेम्पल है, उसके अंदर जो बुद्धा की जो प्रतिमा है, वो रिपोर्ट कहता है कि वो ओरिजिनल बुद्धा की प्रतिमा नहीं है, ये बाद में रखी गई प्रतिमा है। और बुद्धा की जो ओरिजिनल प्रतिमा है, जो 7वीं शताब्दी में युवन संघ ने देखा था, वह प्रतिमा आज महंत ब्राह्मण के घर के अंदर जो दीवार है, उस दीवार में छिपा कर रखी गई है। यह बात उस रिपोर्ट में दर्ज है। 1860 में ESI का गठन होता है ब्रिटिश लोगों के द्वारा, और उसके संस्थापक सर मेजर जनरल कनिंघम है। 1947 को ब्रिटिश लोग भारत छोड़कर चले जाते हैं, और ब्रिटिश लोग चले जाने के बाद जो भी संस्थाएं थी, जो भी पावर थी, सत्ता थी, उसका हस्तांतरण हुआ, और वो सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में चली गई। ब्राह्मणों ने क्या किया? मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा उनके रिपोर्ट में, ESI के रिपोर्ट में यह बात दर्ज है कि बुद्धा की मूल प्रतिमा युवन संघ ने जो वर्णन किया, उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, वो उसने लिखा हुआ है। उसके आधार पर कनिंघम महोदय ने अपने रिपोर्ट में यह बात दर्ज की है कि मूल मूर्ति आज भी महंत के घर के अंदर दबी हुई है। तो भी सवाल है, ESI ने क्या किया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1947 के बाद क्या किया? मेरा आरोप है ESI ने ब्राह्मणवाद को थोपने का राष्ट्रद्रोही कार्य किया। आज भी महंत का जो कोठी है, उसके अंदर सैकड़ों अभिलेख है, सैकड़ों मूर्तियां है जो महंत के दीवारों में कैद है। और भारतीय पुरातत्व विभाग क्या कर रहा है? मच्छर मार रहा है। क्या कर रहा है? भारतीय पुरातत्व की नैतिक जिम्मेदारी थी। ब्रिटिश चले जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी थी कि महंत के कोठी से वो सारी चीजें निकालकर, वो राष्ट्र की संपत्ति है, उसको प्रिजर्व किया जाए। 1895 का महाबोधि महाविहार का जजमेंट की कॉपी आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि उस जजमेंट में लिखा हुआ है, कितनी शर्म की बात है, उस समय के ईमानदार जज हो गया मैकफर्सन, कितनी दुख की बात है कि सम्राट अशोक के अभिलेख का इस्तेमाल किचन रूम में सब्जी काटने के लिए, प्याज काटने के लिए ये महंत ब्राह्मण के लोग इस्तेमाल करते थे। कितनी दुखद बात है, कितने विकृत लोग हैं वो। मगर 1947 के बाद, ब्रिटिश चले जाने के बाद, भारत आजाद होने के बाद बोध गया पर नाजायज तरीके से कब्जा करवाया गया, और 1949 महाबोधि टेम्पल एक्ट जो बनाया गया नेहरू के द्वारा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा, और बीच वाले आदमी के तौर पर राजेंद्र बाबू का भी कुछ दिन के लिए इस्तेमाल किया गया,
और 1949 का जो एक्ट है वो एक्ट ही महाबोधि महाविहार पर कब्जा करने की वास्तविक वजह है। नीतीश कुमार जी बीजेपी के खिलाफ है ऐसा बोलते हैं। नीतीश कुमार जी इस बात के लिए एग्री करते हैं कि बिहार सरकार को और भारत सरकार को जो भी निधि मिलता है वो बहुत राष्ट्रों की तरफ से अनगिनत निधि मिलता है, जिससे बिहार स्टेट का भी कल्याण होता है, देश का भी कल्याण होता है। मगर वास्तव में नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान सीएम और बीजेपी का विरोध करने का वे बातें करते हैं, उनकी बातों को तवज्जो तब तक नहीं माना जा सकता कि 2024 के पहले पहले उन महंतों के पिछवाड़े पर लात मारी जाएगी नीतीश कुमार के द्वारा, नीतीश बाबू जी के द्वारा। तब माना जा सकता है कि नीतीश बाबू बीजेपी के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है। लालू जी और उनका परिवार आरएसएस बीजेपी के खिलाफ है, तब तक नहीं माना जा सकता जब तक बोध गया पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं हटाया जाता। क्योंकि वहां के असेंबली ने वो कानून पारित किया है, तो उस कानून को रिजेक्ट करना या उस कानून में अमेंडमेंट करवाकर जो महंत ब्राह्मणों का 5 ब्राह्मणों का उसके ऊपर वर्चस्व है, उस वर्चस्व को हटाने के लिए बिहार असेंबली को पहल करना होगा। नहीं तो बिहार के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा आकर बिहार असेंबली पर कब्जा करवाना होगा और उस कानून को जड़ से खारिज करना होगा। हम लोगों ने 22 अक्टूबर को घोषणा किया कि हम लोग वार्निंग देकर आए गया डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी को और बीटीएमसी को कि अगर उन्होंने कब्जा नहीं हटाया, बहुत तरीके का कब्जा है, वहां जगन्नाथ टेम्पल जो है ये बहुत अवशेषों पर खड़ा है, वो वास्तविक पुराना मंदिर नहीं है, वो अभी का मंदिर है। और वो मंदिर होने के कारण ही वहां पर बोध गया इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज की जगह है, वहां पर बम ब्लास्ट किए गए, वो ब्राह्मणों के कब्जा होने के कारण हुआ। अगर वो नहीं मानते तो 2024 में हम 2 लाख लोगों का मोर्चा महंत के कोठी पर लेकर जाने वाले हैं। साथियों, बोध गया में सम्राट अशोक का भी महल है। क्या एएसआई को मालूम नहीं है? एएसआई को आंखें नहीं है? एएसआई के पास आर्कोलॉजिस्ट लोग नहीं है? एएसआई का डायरेक्टर जनरल गधा है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लोग नालायक है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। सब मालूम है उन्हें। मगर वो लोग आज आरएसएस बीजेपी का पार्ट पार्सल बनकर ब्राह्मणवाद को भारत पर थोपने का नाजायज तरीके से काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क आंदोलन कर रहा है। आज सर मेजर जनरल कनिंघम को याद करते हुए दुख भी हो रहा है कि उन्होंने ढूंढे हुए बौद्ध अवशेष सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा ढूंढे गए बौद्ध अवशेष आज कहां है? उनके 3 अवशेषों पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूं। एक अवशेष है साकेत,
साकेत का जो बौद्ध स्थल है इसको ढूंढा गया सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा। और उन्होंने 1861, 1862, 1863 और 1864 का इकट्ठा रिपोर्ट, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला रिपोर्ट, और उसमें साकेत के ऊपर जो एक्सकवेशन हुआ उसके अंदर सब प्रमाण सबूत के साथ सर मेजर जनरल कनिंघम ने लिखा हुआ है कि साकेत के अंदर, जिसे आज अयोध्या कहते हैं, साकेत के अंदर बुद्धा 6 वर्ष रुके थे और बुद्धा की जो शिष्या थी मिगार माता या विशाखा, उसके द्वारा जो संगाराम दिया गया था, और फाइयान जो 4वीं शताब्दी में भारत में आए थे, और 7वीं शताब्दी में युएन संघ जो भारत में आए थे, उन्होंने जो देखा हुआ, वर्णन किया हुआ चीजें कहां पर है, उनका सही सही ढंग से खोजबीन किया गया। और जो हिंदू मुसलमान के नाम पर डिस्प्यूटेड साइट बन गई थी मंदिर मस्जिद के नाम पर, खासकर कि 1857 का गदर विफल होने के बाद ब्राह्मणों ने धार्मिक आधार पर प्रतिक्रिया करने का मूवमेंट शुरू किया है। ब्राह्मण लोग धार्मिक आधार पर प्रतिक्रिया क्यों करते थे? जो ब्राह्मण लोग आज मुसलमानों के खिलाफ प्रतिक्रियावादी मूवमेंट खड़ी कर रहे हैं, उसका संदर्भ आज कुछ और है, ब्रिटिश काल में कुछ और था। यही वो पेशवा ब्राह्मण थे जिन्होंने 1857 का गदर करवाने के लिए आखिरी मुगल बादशाह के साथ समझौता किया था। और ब्रिटिश लोगों ने भी क्रूर कर्मा आखिरी बादशाह के बच्चों का सिर कलम करके उस शहंशाह के डिनर में उसका सर रखा, उसको कैद में रखा। मगर बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब पेशवा, इसको कैद में रखा क्या? नहीं रखा। 1857 का गदर होने के बाद ब्रिटिश लोगों ने एक पॉलिसी डिक्लेयर कर दी कि हम लोग धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण्स लोगों को इस बात का एहसास हुआ, तो उन्होंने हिंदू मुसलमान ये थ्योरी इसलिए निर्माण किया ताकि हिंदू के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जत्थेबंद करने का अवसर मिलेगा। इससे ब्रिटिश लोगों को समझौते के लिए तैयार करना होगा, या भविष्य में ब्रिटिश लोगों को भारत से अगर भगाना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होगा। आज भी ब्राह्मण बैकवर्ड कास्ट के लोगों का जनमत हासिल करने के लिए मुसलमानों को गन पॉइंट पर लेते हैं, मुसलमानों पर डिबेट करते हैं, मुसलमानों के नाम पर विवाद खड़ा करते हैं, और बैकवर्ड कास्ट के लोगों का हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण करने में ब्राह्मण लोग सफल होते हैं। तो ब्राह्मण लोग दावपेच के तहत हिंदू मुसलमान चिल्ला रहे हैं और थोप रहे ब्राह्मणवाद। साकेत में क्या था? साकेत पूर्णतः बौद्ध नगरी था। कनिंघम महोदय के द्वारा वहां पर बौद्ध चार बौद्ध स्तूप ढूंढे गए, जिनके नाम आज ब्राह्मणों ने कुबेर पर्वत, मणि पर्वत,
ऐसे रखे हुए। मणि पर्वत का घेरा लगभग 5 एकड़ से ज्यादा है। मणि पर्वत ओरिजिनल बुद्ध स्तूप है जो सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण किया गया था, और युवन संघ ने उसने अपनी आंखों से देखा था। तब वो कहता है कि यह जमीन से ऊपर 37 फीट ऊंचा है, 37 फीट ऊंचा है, और उसके ऊपर एक झंडा अशोक राजा ने धम्म का झंडा लहराया था, तो 200 फीट ऊंचा था, और उसकी परछाई साकेत नगरी तक फैलती थी। कुबेर पर्वत के अंदर तथागत बुद्ध का रिलीक कास्केट है, ऐसा रिपोर्ट में दर्ज है। ये ऐसा है कि और साकेत नगरी का एक बाउंड्री का एक हिस्सा मिला था, जो बाद में औरंगजेब ने उसकी दीवारों को मरम्मत करके फिर दोबारा किया। तो उसका एंट्रेंस बहुत मजबूत था, जो अशोक राजा के द्वारा बनाया गया था, जिसको ब्राह्मण लोग आज हनुमानगढ़ी कहते हैं। अब अयोध्या में जाओ तो हनुमानगढ़ी है। वो ओरिजिनल दीवार का एक हिस्सा है जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है। कनिंघम महोदय के रिपोर्ट के अनुसार वहां पर जो फैयान और युवन संघ ने जो देखा, उनके द्वारा बताए गए दिशा के अनुसार जब उन्होंने ढूंढा तो उनको वहां कुएं मिले, और कुएं के पास उनको मिगार माता विशाखा के द्वारा दिया गया संगाराम का अवशेष मिला, जो युवन संघ वर्णन करता है कि वह 3000 से ज्यादा भिक्खु निवास करते थे। तो युवन संघ के द्वारा वर्णित जो भी अवशेष था, वह सारे के सारे अवशेष मिल गए। तो साकेत किसका होना चाहिए? आज साकेत पर किसका कब्जा है? उसी विवादित जगह पर जहां आज नागेश्वर नाथ टेम्पल है, उस नागेश्वर नाथ टेम्पल के अंदर जो लिंग है, शिवलिंग है, आज भी वो सम्राट अशोक का शेर स्तंभ को उल्टा जमीन में गाड़ दिया गया है, और शेर के नीचे जो कमल की पंखुड़ियां है वो आज भी उस शिवलिंग को दिखाई देती है। भारत में ये एकलौता शिवलिंग है जिसको कमल की पंखुड़ियां उगी हुई दिखाई देती है। और सन 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर विवादित ढांचा जो गिराया गया था, उसके नीचे कौन से भौतिक अवशेष है? जब इसकी खुदाई हुई, मांझी, आर्कोलॉजिस्ट मांझी और मणि, ये दोनों आर्कोलॉजिस्ट के नेतृत्व में उत्खनन हुआ। मणि एक नंबर का बदमाश आदमी है, और मणि ने आरएसएस बीजेपी से सुपारी लिया और नागेश्वर नाथ टेम्पल के महंत ब्राह्मणों को ये जानकारी दिया कि अब हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं, तो तुम लोग क्या करो, तुम लोग भी ये जो अवशेष है, इस अवशेषों को चांदी का पतरा लगाने में मदद करने का उसने उनको मैसेज दिया। मणि ने एक आर्टिकल, पुरातत्व का मैगजीन है, उसके अंदर 2007 को एक आर्टिकल मैगजीन बुलेटिन मैगजीन के अंदर एक शोध लेख लिखा था जिसका शीर्षक था डिकेड ऑफ क्रुम्बलिंग हेरिटेज ऑफ अयोध्या 1995 टू 2005।
इसके अंदर उसने लिख लिया है कि वो शिवलिंग निर्व्यात रूप से सम्राट अशोक का है, और उसके ऊपर जो कमाल की नक्काशी है वो अशोक के द्वारा ही निर्मित है। मगर 2003 में महाशिवरात्रि के रात्रि को उसके ऊपर चांदी का पतरा बिठाया गया, तो मनी जो आदमी बड़ा वस्ताद आदमी है, आर्कोलॉजिस्ट आदमी है, उसने उन बदमाश ब्राह्मणों का समर्थन करते हुए कहा कि शायद उन्होंने दुर्भावना से या षड्यंत्र पूर्वक ऐसा नहीं किया होगा। तो तुम खोजबीन कर रहे थे तो वहां बहुत अवशेष मिले हैं विवादित जगह के नीचे, और तुम शासक जातियों के इशारे पर जुडिशरी में बैठे हुए ब्राह्मण जजेस की मदद से साकेत पर कब्जा करने के लिए सहयोग दे रहे थे मनी महोदय। और लॉकडाउन में उन्होंने एक लेक्चर दिया है मनी ने, और कहा कि हिंदुत्व की विजय हुई है, जो फैसला है वो सही फैसला है। गद्दार आदमी है, अपने पेशे के साथ वफादार नहीं रहा। जो उत्खनन किया गया उस रिपोर्ट के अंदर जो डायरिया, अभी तक वो रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, 2 वॉल्यूम्स का रिपोर्ट है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश किया गया था, वो रिपोर्ट 2 वॉल्यूम्स का है। अभी तो फैसला हो गए। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट को आधार बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला नहीं दिया, श्रद्धा और आस्था के बुनियाद पर दिया, और रंजन गोगोई के द्वारा दिया गया फैसला श्रद्धा और आस्था के आधार पर दिया। एएसआई के द्वारा खुदाई किया गया, उत्खनन किया गया, रिपोर्ट के आधार पर नहीं दिया गया। इसलिए आज जो राम मंदिर का ढिंडोरा मोदी गवर्नमेंट मोहन भागवत कर रहे हैं, वो आर्कोलॉजिकल आधार पर फैसला नहीं दिया गया है। इस आधार पर हम उस जजमेंट को वास्तविक जजमेंट नहीं मानते। वो तो ब्लैकमेल करके कब्जा करवाया है। रंजन गोगोई का ब्लैकमेल करके कब्जा करवाया है, और उनको राज्यसभा का मेंबर बनाने का ऑफर दिया। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को यह शोभा नहीं देता कि अपने नीतिगत स्वार्थ के लिए राष्ट्र की संपत्ति पर, मूल निवासी बहुजनों की संपत्ति पर विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा करवाने में मदद किया। उस जजमेंट को हम जजमेंट ही नहीं मानते। और आश्चर्य की बात है कि जो मुस्लिम पक्षकार लोग थे, उनको अवसर था, उनको एक और याचिका डालने का अवसर था, उनको आखिरी याचिका, उनको और चुनौती देने का अवसर था, तो उन्होंने, उनके बड़े बड़े मौलानाओं ने अल्टरनेट जो जगह मिल रही है उसमें समझौता किया। और मेरी जफरयाब जिलानी साहब के साथ उस समय भी वार्ता हो रही थी, तो मुझे आखिर तक कह रहे थे कि हम कर रहे हैं, और बाद में नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आर्गुमेंट हुआ, एक मामले को कोट किया गया है। जफरयाब जिलानी जो मुस्लिम पक्षकार के वकील थे, वहां पर क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई एएसआई के द्वारा किए गए उत्खनन रिपोर्ट के ऊपर थी, तो वहां पर जो चीज मिली वो थी गोलाकार संरचनाएं, मंडल संरचनाएं, ईंटों के द्वारा वो गोलाकार संरचनाएं थी।
और ब्राह्मण पक्षकार कह रहे थे ये शिवलिंग के अवशेष है। मामला राम की खोजबीन का चल रहा था और बौद्ध स्तूपों के जो मंडल स्तूप है, छोटे छोटे स्तूप है, इनको शिवलिंग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। चर्चा राम की। तब जफरयाब जिलानी साहब ने कोर्ट में यह कहा था कि ये शिवलिंग नहीं है या मंदिर के अवशेष नहीं है, बल्कि ये बुद्ध स्तूप है। और कोर्ट ने उनकी बात को ये कहकर दबा दिया, चलो आप इसके पहले तो कोई अवशेष ही नहीं है बात मान रहे थे, मगर आज स्तूप है, बुद्धिस्ट अवशेष है, इतना कह रहे हैं, इसका मतलब आप मान्य तो कर रहे हो, ऐसा कहकर दबा दिया। तो जज का दायित्व क्या था कि चर्चा बुद्धिस्टों के अवशेष पर भी की जाए। चर्चा हिंदू मुसलमान की कर रहे हैं और सबूत बुद्धिस्टों के मिल रहे हैं, तो जज को निरपेक्षता से घोषित करना चाहिए था। ना ये मंदिर के अवशेष है, ना ये मस्जिद के अवशेष है, ये तो बुद्धिस्ट अवशेष है। मगर रंजन गोगोई के जजमेंट में उस बात का जिक्र जरूर किया गया, मगर सर मेजर जनरल कनिंघम के रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया गया। फाइयान के सफरनामे को दरकिनार कर दिया गया, यूएन संघ के सफरनामे को दरकिनार कर दिया गया। महारानी कुमार देवी गहड़वाल के अभिलेख को दरकिनार कर दिया गया। उसके बौद्ध धर्म के अवशेषों को प्रोटेक्ट करने का जो अधिकार उसने किया, बुद्धिस्ट रानी होने के नाते नाम गढ़वालों का लिया। गढ़वाल क्षेत्रीय बुद्धिस्ट लोग थे, मगर मंदिर ब्राह्मणों ने बनाने का अभियान शुरू किया। तो साथियों धोखेबाजी है। अगर हम कंपेयर करते हैं ब्रिटिश काल में कि सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा किया गया उत्खनन कार्य और 2023 में ये कहते कि हमने बहुत बड़े विवाद का समाधान किया, बल्कि बहुत बड़े विवाद का समाधान नहीं किया, बहुत बड़े विवाद को पैदा किया। और राम मंदिर नहीं है और उसे राम मंदिर कदापि नहीं कहा जा सकता। 1.75 एकड़ जमीन का हिस्सा विवादित हिस्सा था और 200 एकड़ एरिया में फैले हुए बुद्धिस्ट अवशेष है। और भारतीय पुरातत्व विभाग जो आज ज्ञान व्यापी काशी मथुरा मामले में इतना इंटरेस्ट ले रहा है और मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के द्वारा 1.70 एकड़ एरिया तक राम मंदिर सीमित करते तो अलग बात थी, मगर 200 एकड़ एरिया राम मंदिर का घोषित कर दिया गया। और भारतीय पुरातत्व विभाग क्या कर रहा है? आरएसएस की दलाली कर रहा है, बीजेपी का दलाली कर रहा है, क्योंकि डायरेक्टर जनरल ब्राह्मीण है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ब्राह्मीण है, हाई कोर्ट के जजेस ब्राह्मीण है। तो आरएसएस के ब्राह्मीण और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बैठे हुए ब्राह्मीण म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके बौद्ध विरासतों पर कब्जा कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं का मिसयूज करके कब्जा कर रहे हैं। और ये आने वाले समय में ब्राह्मणों के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि आपने जो मार्ग अपनाया है वो नैतिक मार्ग नहीं है, वो अनैतिक मार्ग है, गैर कानूनी मार्ग है। इससे अराजकता पैदा हो सकती है। इसके लिए ब्राह्मण लोग स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। साकेत में जो चीजें मिली, साकेत के अंदर उसके दोनों रिपोर्ट मैंने पढ़े हैं, जफरयाब जिलानी के, वहां मैंने उनके लाइब्रेरी में जाकर और रिपोर्ट मैंने पढ़े हैं। इसलिए इस आधार पर मैं कह रहा हूं वो रिपोर्ट अभी भी सार्वजनिक नहीं है। ESI की पेज नंबर 85 पर
जो वर्णन किया गया है उसके आधार पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमें वहां पर त्रिरत्न के चिन्ह पाए। बुद्ध धम्म संघ के प्रतीक मिले हमें। एएसआई की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर नीचे खुदाई किया गया तो मौर्यकालीन अवशेष मिले, इस बात का जिक्र है। एएसआई की 2002 के रिपोर्ट में कमल के शिल्प के टूटे हुए टुकड़े मिले हैं और जिसमें आकर्षक पंखुड़ियां है ऐसा जिक्र मिलता है। पृष्ठ संख्या 140 के नोट नंबर 122 पर लिखा है कि सम्राट अशोक के ही स्तंभ के अवशेष मिले। पृष्ठ संख्या 164 पर लिखा हुआ है कि सीलिंग स्लैब के पत्थर पर उसके बीचों बीच कमल के पुष्प की नक्काशी मिली है। 16 पंखुड़ियां हैं और स्लैब टूटा हुआ है। यानी एएसआई के रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर बौद्ध प्रतीक मिले हैं, यह लिखा हुआ है। रिपोर्ट के अंदर गुप्त काल के बौद्ध अवशेष मिले हैं, इसका भी जिक्र है। 124 नंबर के पेज पर रजिस्टर नंबर 1225 का उस दिन का नोटिस उन्होंने लिखा, हाथी का टूटा हुआ सिर मिला जिस पर सिर का ऊपरी हिस्सा, आंखें और बायां कान स्पष्टता दिखाई देते हैं। मौर्यकालीन स्तर का उत्खनन, यानी मौर्यकालीन हाथी के अवशेष विवादित हिस्से के नीचे मिले। जिसके अंदर रजिस्टर नंबर 571, इसके अंदर उन्हें टेराकोटा मिला है और जिसके ऊपर प्राचीन धम्म लिपि में धम्म मितासा ऐसे अक्षर मिले हैं। क्योंकि कनिंघम महोदय ने जो अवशेष ढूंढ निकाले थे उसके आधार पर साकेत या अयोध्या बौद्ध स्थल है ये सिद्ध करने के पर्याप्त साधन थे, मगर वो मंदिर मस्जिद का विवाद का मामला था, उस समय उन्होंने किया। मगर उसके नीचे जो मस्जिद का ढांचा गिराया गया और मस्जिद के ढांचे के नीचे जो 2002 में एक्सकेवेशन किया, उस एक्सकेवेशन में धम्म मितासा ये अक्षर मिले हुए हैं। साथियों, बुद्ध से संबंधित अवशेष उसके अंदर मिले हुए हैं। रजिस्टर नंबर 1069, उसके अंदर लिखा है कि मानवीय मूर्ति जिसके कमर का ऊपरी हिस्सा और जंघे के नीचे का हिस्सा टूटा हुआ है, बायां हाथ घुटने पर टिका हुआ है, दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ है, अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल करके मूर्ति का हिस्सा बनाया गया है और यह मूर्ति गुप्तकालीन बुद्ध की है। रजिस्टर नंबर 1086 रिपोर्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि पुरुष की मूर्ति स्पष्टता दिखाई देती है, जिसके बाएं हाथ में बीचों बीच छेद युक्त चक्र दिखाई दिया है, सिर पर उष्णीव दिखाई देता है, मजबूत हाथ जिसमें दाहिना हाथ टूटा हुआ है पूर्णता दिखाई देते हैं, आंखें आधी खुली हुई है, कान लंबे हैं, ओठ बड़े हैं और यह मूर्ति दूसरी सदी की कुषाणकालीन है। यानी मौर्यकालीन अवशेष उस विवादित जगह के नीचे मिले, गुप्तकालीन अवशेष उस विवादित जगह के नीचे मिले
और बुद्ध के जो 32 लक्षण युक्त जो है ऐसी मूर्ति भी विवादित ढांचे के नीचे मिली। इसका मतलब यह है कि साकेत यह मूलतः बौद्ध अवशेष है। ये प्रमाणित करने वाले सबूत भारत सरकार की जो संस्था है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर लिखा हुआ है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट जो सन 2002-2003 में बना हुआ था, जिसे आज भी भारत सरकार ने ASI ने सार्वजनिक नहीं किया है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की केस 2010 में इसी रिपोर्ट पर चली थी, मगर उन ब्राह्मण जजेस ने उस ASI के रिपोर्ट को साइड कर दिया और आस्था और श्रद्धा के बुनियाद पर फैसला दिया। और सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजेस ने भी उस ASI की रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया और श्रद्धा और आस्था के बुनियाद पर फैसला दिया। क्योंकि रंजन गोगोई को रिटायर्ड होना था। क्या रंजन गोगोई रिटायर्ड होने वाले थे और धरती का विनाश होने वाला था, न्यायपालिका खत्म होने वाली थी, पार्लियामेंट खत्म होने वाली थी, भारत का नागरिक एक भी जिंदा नहीं रहने वाला था? ऐसा कोई मामला था क्या कि जस्टिस गोगोई के जिंदा रहते हुए ही उस विवादित फैसले का हल करना है? मामला 1949 का है, 2019 तक वो चल रहा है। आपको वोटों के ध्रुवीकरण के आधार पर अयोध्या का मामला चला रहे थे। ईवीएम घोटाला करके 2014 में बीजेपी के लोग सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद उनको लगा कि अभी यह सुअवसर है कि अब अयोध्या पर कब्जा करना, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को लगा यह अवसर है, क्योंकि कांग्रेस तो विरोध नहीं कर रहा था। कांग्रेस के लोग उल्टा दावा कर रहे थे कि ये नेहरू जी का सपना है, राजीव जी का सपना है। कमल कांत जो मध्य प्रदेश का नेता था, उसने पूरे अखबार पर विज्ञापन छापा कि राम मंदिर बनाना ये राजीव जी का, नेहरू जी का, इंदिरा जी का सपना था, वो हमारा ही सपना बीजेपी पूरा कर रहा है। कांग्रेस राम मंदिर चाहती है, बीजेपी राम मंदिर चाहती है। राम मंदिर के नाम पर ब्राह्मणों का कब्जा चाहते हैं। तो बहुत ही नौटंकी, बहुत ही नाटक करके, लोकतांत्रिक संस्थाओं का मिसयूज करके कब्जा करवाया गया है। और इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी यूज किया गया। एक है सर मेजर जनरल कनिंघम, जिन्होंने प्राचीन बौद्ध विरासत को ढूंढा और ईमानदारी से दर्ज किया कि ये यहाँ के मूल निवासी लोगों की विरासत है। और आज ASI का रोल कैसा है? आज ASI का रोल आरएसएस और बीजेपी के पक्ष में है। जैसा चुनाव आयोग का रोल बीजेपी का प्रवक्ता बनकर काम करने का है, उसी तरह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रोल निष्पक्ष नहीं है। भारत की न्यायपालिका का रोल निष्पक्ष नहीं है, धोखेबाजी का चरित्र है। बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, ब्राह्मण उनको विद्वान मानते हैं। वो है RG भांडारकर, पुणे के ब्राह्मण थे, बड़े इंडोलॉजिस्ट माने जाते थे। इन्होंने सन 2013 में शैविज्म, वैष्णविज्म एंड अनदर रिलीजियस कल्ट ऐसा किताब लिखा हुआ है 1913 में। इस किताब के अंदर उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि 13वीं 14वीं सदी तक भारत में राम के नाम से कल्ट डेवलप हुआ ही नहीं था।
राम के नाम पर 11वीं 12वीं शताब्दी तक, 13वीं 14वीं शताब्दी तक कल्ट डेवलप हुआ ही नहीं था, संप्रदाय या पंथ निर्माण हुआ ही नहीं था, तो मंदिर कहां से? राम के नाम पर ब्राह्मण लोग धंधा कर रहे हैं, मगर राम की जो पॉपुलैरिटी है वो पॉपुलैरिटी जातक कथाओं के कारण है, और जातक कथाओं में दशरथ जातक कथा है, और दशरथ जातक कथा में अनित्यता का सिद्धांत बताने वाले बोधिसत्व राम हैं, और बोधिसत्व राम की कथा ये बौद्ध धर्म का जो प्रिंसिपल है अनित्यतावाद, इसका प्रचार करने के लिए साधन था। राम क्या रामायण के अंदर 16 बार बुद्ध का जिक्र है, किस आधार पर कहते हो कि रामायण प्राचीन है, वाल्मीकि रामायण प्राचीन है? वो तो बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया में लिखा गया है। रामायण ये बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया में लिखा गया है, इसका सबूत रामायण खुद है। तो सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा बौद्ध विरासत को ढूंढा गया, उनको शतशः नमन करेंगे, भारत ही नहीं दुनिया के लोग। मगर आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है, और बीजेपी आरएसएस के ब्राह्मण लोग, नालायक लोग, इन्होंने अभी डिक्लेयर कर दिया कि जो मॉन्यूमेंट्स है, जो हिस्टोरिकल साइट है, इसको टाटा, बिरला, बाटा, अंबानी को भेज दिया जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को विरोध करना चाहिए था कि इसको टाटा, बिरला, बाटा, अंबानी का बेचने का क्या मतलब है? वो उसके मालिक है, वो धंधा करने वाले लोग मालिक है। तो भारत के लोगों को इस बात से सबक लेकर अलर्ट रहना होगा कि हमारी विरासत है, एससी, एसटी, ओबीसी की बौद्ध विरासत के ऊपर, मूल निवासियों की विरासत के ऊपर ये विदेशी ब्राह्मण लोग कब्जा कर रहे हैं, और इस विरासत को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। अभी कल खबर आई कि कोर्ट कह रहा है कि जीपीएस सर्वे जो किया काशी मथुरा का, उसका रिपोर्ट सादर करने को कहा गया है। अरे जज महोदय, पहले नरेंद्र मोदी को आदेश तो दो कि 2017 में सोमनाथ मंदिर का स्वयं नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा जो जीपीएस सर्वे कराया गया था, 32 पेज का रिपोर्ट उपलब्ध है, और उस 32 पेज के रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बौद्ध विहार है, यह रिपोर्ट में दर्ज है। तो पहले सोमनाथ मंदिर को हल करो ना, वो बौद्धों को हवाले करो। एएसआई को वहां पार्टी बनना चाहिए, और एएसआई को वहां खुदाई करना चाहिए, मगर एएसआई क्या कर रहा है? काशी मथुरा पर कब्जा करवाने के लिए ये विदेशी ब्राह्मणों को मदद कर रहा है। ये धोखेबाज लोग हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग। और ब्राह्मणों का कब्जा होने के कारण यह सत्यानाश हो रहा है। सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा होने के कारण यह सत्यानाश हो रहा है। केवल लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, मूल निवासी बहुजनों की मूल सभ्यता पर हत्या हो रहा है, मूल सभ्यता पर हमला हो रहा है, मूल सभ्यता पर अतिक्रमण हो रहा है, मूल सभ्यता की हत्या हो रही है। राखी गढ़ी की सभ्यता को का ऐसा लिख रहा है बोर्ड बनाकर, ये वैदिक सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता है। वाह रे वाह, जब तुम भारत में आए ही नहीं हो
और भारत के मूल निवासी लोगों ने अपनी सभ्यता विकसित की है, इंडस सिविलाइजेशन जिसको दुनिया के लोग मानते हैं। अब इंडस सिविलाइजेशन का नाम बदल दिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सिंधु सभ्यता का नाम बदल दिया है। अब उसका नाम उन्होंने कर दिया है वैदिक सरस्वती सभ्यता। वारे वाह ASI के लोग, आपको तो जूते से पिटना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल को कालिक पोत कर गधे पर बिठाकर उधर इंडिया गेट के सामने, संसद के सामने घुमाना चाहिए। ये वैदिक सभ्यता है। नालायकी की हद हो गई। आपको डायरेक्टर जनरल काहे के लिए बनाया? आपको डायरेक्टर जनरल इसके लिए बनाया, ये भारत की मूल निवासी सभ्यता है, सिंधु सरस्वती, ये इंडस सिविलाइजेशन है। आप कह रहे हो ये वैदिक सरस्वती सभ्यता है। सरस्वती का कोई आता पता है? सरस्वती नदी का कोई आता पता है? सरस्वती काल्पनिक नदी है, वो धरती पर भौतिक उसका कोई अवशेष नहीं है। जैसे ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, वो तो आपने इंसानों पर लागू कर दी, वो तो आज प्रैक्टिस हो रही है। मगर सरस्वती सभ्यता आज भी काल्पनिक है, वो धरातल पर कहीं पर भी अस्तित्व में नहीं है। सरस्वती नामक नदी भारत में किसी भी कोने में उपलब्ध नहीं है, केवल ये ब्राह्मणों के काल्पनिक धर्म ग्रंथों में। अगर है तो पुरातात्विक आधार पर सिद्ध करवाए, तब माना जा सकता है। तो ये ब्राह्मण विदेशी लोग मूल निवासियों के कल्चर पर, मूल निवासियों के विरासत पर कब्जा कर रहे हैं। तो आज सर मेजर जनरल कनिंघम के स्मृति दिन के अवसर पर मैं ये उद्घोषणा करता हूं कि उनका जन्म जयंती और उनका स्मृति दिन, ये काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का था कि उनकी जयंती और स्मृति दिन के अवसर पर भारतीय प्रजा को जो नेशनल चैनल है उसके माध्यम से बताया जाए, संगोष्ठी करके बताया जाए, चर्चा करके बताया जाए। मगर वो रामायण महाभारत दिखा रहे। चर्चा तो कनिंघम के द्वारा खोजी हुई बातों की होनी चाहिए थी। जो काम ASI को करना चाहिए था, ASI तो वो कर नहीं रहा है। तो मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा ये उद्घोषणा करता हूं कि सर मेजर जनरल कनिंघम का जन्मदिन और सर मेजर जनरल कनिंघम महोदय का स्मृति दिन के अवसर पर हम लोग लेक्चरशिप का आयोजन करेंगे। उनके स्मृति पर व्याख्यान दिया जाएगा ताकि जो ज्ञान किताबों में बंद है, ब्राह्मणवाद ने उसको दबा के रखा हुआ है, ताकि उनकी जयंती और उनकी स्मृति दिन पर ऑल इंडिया के अंदर उनके द्वारा खोजे गए बौद्ध विरासत पर चर्चा की जाए और सर्वसाधारण से सर्वसाधारण लोगों को ये जानकारी हो जाए कि भारत का इतिहास कुछ और नहीं है, बल्कि भारत का इतिहास नाग बुद्धिस्टों का इतिहास है, मौर्यों का इतिहास है। एक उनकी ढूंढी गई, उनका भारत और विश्व पर एहसान है। उन्होंने एशियंट ज्योग्राफी नामक एक किताब लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद हमने प्रकाशित किया है। वो किताब आप ले पढ़े और आप भारत में या भारत के बाहर अफगानिस्तान तक या श्रीलंका तक किसी भी हिस्से में आप रहते हो
तो कनिंघम के महोदय ने आपके जिले के बारे में क्या लिखा है, आपके जिले में कौन से बौद्ध अवशेष मिलते हैं, इसका जिक्र किया है, तो आपको गौरव और गौरव महसूस होगा कि आपके जिले में भी बौद्ध अवशेष भरे पड़े हुए हैं। आप उस किताब को पढ़ना चाहिए सर। मेजर जनरल कनिंघम के सभी रिपोर्ट्स को पढ़ना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि 79 ईयर का ओल्ड का आदमी कैसा स्टडी करता था। वो आदमी लगातार और लगातार 6 महीने तक उत्खनन कार्य करता था। सर, मेजर जनरल कनिंघम का रिपोर्ट और उनका अध्ययन आज भी दुनिया के आर्कोलॉजी छोड़ो, ब्राह्मण लोग भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। इतनी एक्यूरेट होने की वजह क्या है? वो 6-6 महीना उत्खनन कार्य करते थे और बारिश के दिनों में उत्खनन कार्य बंद कर दिया जाता था और 6 महीना केवल रिपोर्ट का ड्राफ्ट करने के लिए कनिंघम महोदय लगाते थे। इससे उनका ज्ञान, उसकी मेहनत, उनकी जीत पता चलती है। कितने ईमानदार व्यक्ति थे जिन्होंने सारनाथ को ढूंढा, कुशीनगर को ढूंढा, जिन्होंने मथुरा की मस्जिदों के अंदर बौद्ध अवशेष ढूंढा। जो आज विवाद चल रहा है, मथुरा में क्या है? मथुरा में बौद्ध विहार है। आज विवाद चल रहा है काशी में क्या है, दक्षिण काशी में क्या है, उत्तर काशी में सारनाथ है, वो तो बौद्ध अवशेष है। मगर उत्तर काशी जो सिटी के बीच का हिस्सा है, जिस पर ये शिव को जिंदा करने का काम कर रहे हैं, जो शैववाद गुप्त काल में निर्माण हुआ, बुद्धिस्ट अवशेषों को ही काउंटर करने के लिए अवलोकितेश्वर को ही शिव के नाम पर प्रमोट किया। ब्राह्मण लोग चालाक और बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं। वो ज्ञान को नहीं हराते, वो हिंसा से, गुंडा तंत्र से, तानाशाही से ज्ञानी लोगों को मारा, मंस को मारा, बिक्को का कत्लेआम किया, हमारे बौद्ध राजाओं की हत्या की, बृहद्रथ राजा को मारा, कनिष्क राजा को उसके बेडरूम में जाकर उनका गला दबाकर उनकी हत्या करवाई गई। ब्राह्मण लोग अत्यंत हिंसक है, इसके हिस्टोरिकल एविडेंस अवेलेबल है। तो आज इस मौके पर कनिंघम महोदय के स्मृति दिन के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि काशी मथुरा भी बुद्धिस्टों की है, सोमनाथ भी बुद्धिस्ट का है, बालाजी भी बुद्धिस्ट का है, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध मंदिर पांडुरंग का मंदिर, विठ्ठल मंदिर भी बुद्धिस्टों का है, पद्मनाभन मंदिर भी बुद्धिस्ट का है, कामाख्या, असम का कामाख्या मंदिर भी बुद्धिस्टों का है। क्या है ब्राह्मणों का? कुछ भी नहीं है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी सिद्ध हो गया है। ब्राह्मण लोग भारत में आज से 4000 वर्ष पहले आए और ब्राह्मणों का डीएनए भारतीय डीएनए नहीं है, तो उनको भारत के किसी भी भूभाग पर कब्जा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ब्राह्मण विदेशी है, वे भारतीय लोग नहीं है। अगर मोहन भागवत न्यायपालिका को आधार बनाकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपने तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो, लोकतांत्रिक संस्थाओं का मिसयूज कर रहे हो, तो भारत में अराजकता पैदा हो सकती है कि क्योंकि जब कानून का राज ही खत्म कर दिया जाएगा, रूल ऑफ लॉ ही
डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, न्यायपालिका को पूर्णतः ब्राह्मण तंत्र में तब्दील कर दिया जाएगा और भारत की मूल विरासत पर आप विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा करवाओगे और प्रचार में हिंदू हिंदू चिल्लाओगे, पर अरे हिंदू नहीं है, वो ब्राह्मणत्व है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, बैकवर्ड कास्ट के लोग हिंदू नहीं है, वो मूल निवासी है, वो नागवंशी है, भारत के असल बाशिंदे हैं, वो हिंदू कहां से? वो तो गाली है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते वो तो गाली है। मोहन भागवत किसी चैनल पर एक साइड बैठे, एक साइड में हम बैठेंगे, हम सिद्ध करेंगे क्या है हिंदू, हिंदू की व्याख्या क्या होती है, हमसे डिबेट करो, डीएनए का अर्थ क्या है। तो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी होने के कारण उनको भारत के किसी भी भूभाग पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। और भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय जो स्मारक है, बुद्धिस्ट स्मारक है, ज्यादातर बुद्धिस्ट स्मारक है, बुद्धिस्ट केव्स है, उसको टाटा बिरला बाटा अंबानी के हवाले करने का जो फैसला किया है, उस ऑर्डर को हम जलाएंगे, ऑल इंडिया में जलाएंगे, जागृति करके जलाएंगे। साथियों, जन आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये मीडिया हमारी आवाज को दबा रहा है, सरकार पुलिस प्रशासन का आरएसएस की जैसी शाखा हो उस ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस का भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कलेक्टर का भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जन आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और लोगों को जगाना होगा, समझाना होगा। ये बौद्ध धर्म किसी जाति वर्ग का नहीं है, ये भारत के तमाम एससी एसटी ओबीसी का मूल धर्म है। दुनिया के लोग भारत को इसलिए नमन करते हैं क्योंकि ये मदरलैंड है बुद्धिज्म का। भारत बुद्धिज्म का मदरलैंड है, इसलिए नमन करते हैं भारत को, इसलिए फॉरेन करेंसी देते हैं इंडिया को ताकि ये प्रिजर्व किया जाए। मूल निवासियों के विरासत पर जो विदेशी ब्राह्मण अतिक्रमण कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम बड़े आंदोलन की आने वाले समय में रणनीति बना रहे हैं। नागपुर में आइए, नागपुर में भामसेप तथा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में विरासत के विषय पर चर्चा है। अभी नरेंद्र मोदी को हमने जो नोटिस भेजा था उसकी समय सीमा खत्म हो गई है, तो गुजरात के हाई कोर्ट में नरेंद्र मोदी को हम घसीटेंगे। वो केस दायर करके हम यही दिखाना चाहते हैं रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है। नरेंद्र मोदी कोई तुरम खान नहीं है। अगर वो देश का प्रधानमंत्री तो उसकी जिम्मेदारी है कि सोमनाथ मंदिर का ट्रस्टी चेयरमैन होने के नाते वो खाली करे और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के हवाले करे। तो कोर्ट में भी हम नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर का ट्रस्टी चेयरमैन होने के नाते घसीट रहे हैं, उसको वहां जवाब देना होगा। और हम लोग जल्द ही गिर सोमनाथ, वहां हम 2-3 लाख लोगों की विशाल रैली का आयोजन करने वाले हैं और हम लोग दुनिया को ये दिखा रहे हैं ये भारत हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, ये वतन हमारा है, मूल निवासियों का है। और इसके भौतिक अवशेष, उसके आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा ढूंढे गए, उनका भारत पर ही नहीं दुनिया पर एहसास है। ये बात दुनिया वाले एग्री करते हैं
इसीलिए तो भारत को मदरलैंड कहते हैं। वो तो कनिंघम के द्वारा उत्खनन किए गए रिपोर्ट के आधार पर दुनिया के लोग भारत को मदरलैंड कहते हैं। मगर कनिंघम के द्वारा जिन बातों का खुलासा किया गया है, उन बातों पर लोगों को दिमाग लगाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और वो जो अकाट्य सत्य है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उन बातों को समाज में प्रचार करना होगा। और जागृति लक्ष्य वेदी होगी तो आप आपका लक्ष्य पूरा कर सकते। इस मौके पर इतना ही। सभी ऑल इंडिया के तमाम मूल निवासी बहुजन लोगों, सर मेजर जनरल कनिंघम की आज स्मृति दिन घर में मनाइए, बिहार में जाकर बनाइए। उनकी तस्वीर आपके पास नहीं है, गूगल पर उनकी तस्वीर है, बुद्ध के साथ वो बैठे हुए हैं। उन तस्वीरों को बैनर पर लगाइए ताकि लोगों को पता चले कि कनिंघम महोदय कैसे थे। और जो जानकार है वो भी वीडियो बनाए, 2 मिनट का, 5 मिनट का। 10 लोगों से लेकर 1000 लोगों तक मीटिंगें कीजिए और मूल निवासी बहुजनों के विरासत पर जो वर्तमान में अतिक्रमण किया जा रहा है विदेशी ब्राह्मणों के द्वारा, उसका भंडाफोड़ कीजिए, उसको एक्सपोज कीजिए। गौरवशाली इतिहास बताने से ही केवल हमारा काम नहीं होगा, बल्कि वर्तमान में जो विलन लोग हैं, वर्तमान में जो भारत के दुश्मन हैं, विरासत के दुश्मन हैं, उनको भी एक्सपोज कीजिए। और आज सर मेजर जनरल कनिंघम का स्मृति दिन के अवसर पर मैं तमाम राष्ट्र के लोगों को, तमाम मूल निवासी बहुजनों के लोगों को निर्देशित कर रहा हूं कि उनका स्मृति दिन मनाइए, उनकी जय जयकार कीजिए। हम उनके सदैव ऋणी हैं और हम उनके कर्ज से कभी मुक्त होने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। जय सम्राट अशोक, जय नागवंशी, जय जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी।